सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक अंतिम 20 वर्षों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके जितने भी एग्जाम हुए इस सीरीज के माध्यम से उन्हें हम कंप्लीट पेपर सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा पेपर है 2002 में जीके व जीएस के पूछे गए प्रश्न को इंपोर्टेंट आपके टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ में आज की क्लास में आपको कवर कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीट निर्वाचन आयोग हम कवर करेंगे टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं राष्ट्रपति कवर कराऊंगा ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हिमालय, यदि आज तक आपने हिमालय नहीं भी पढ़ा होगा ना, आयु के आधार पर, नदियों के आधार पर उत्तर से दक्षिण विन्यास आपके कंप्लीट माइंड में सेट हो जाएगा। सिर्फ उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखते हुए चलना है। जैसे जैसे मैं याद कराऊंगा आपको ऐसे याद करने हैं। इतने पुराने पेपर जो हम सोल्व कर रहे हैं इससे हम डायरेक्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक करते हुए चलेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि पूरा टॉपिक मैं आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा एक निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। अब आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग आया है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग को क्या बोला जाता है? आपका चुनाव आयोग। ठीक है जी। चुनाव आयोग भारतीय संविधान में एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से भाग में आते हैं जी। संविधान के 22 भाग में 15वां नंबर का जो भाग है होता है ना, उसमें आपका ये चुनाव आयोग 15वें भाग के अंतर्गत आता है। बच्चों, राइट हैंड में मेरे चोट लगने के कारण राइट हैंड से मेरे से लिखा नहीं जाएगा अभी 3-4 दिन, और आपको मैं लेफ्ट हैंड से जितना लिखा जाएगा सिर्फ उतना लिखूंगा। आपके ये राइटिंग यदि समझ में नहीं आएगी, सिर्फ आवाज से ही काम चलाना है आपको 2-3 दिन और। ठीक है जी। किस भाग में है आपका निर्वाचन आयोग? भाग नंबर 15 में। आर्टिकल पूछा जाता है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो आपके ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो हम राइट आंसर निकाल ही देंगे। अब जो निर्वाचन आयोग है किस किस की चुनाव कराता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका संविधान में वर्णन किया गया है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। किस किस के करता है? भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति जी के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव का यह संचालन करता है। अभी देखिएगा, सबसे पहले लोकसभा का निर्वाचन करता है बिल्कुल, राष्ट्रपति का निर्वाचन बिल्कुल करता है, प्रदेश की विधानसभाओं का निर्वाचन भी इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर भी है ना, प्रधानमंत्री का निर्वाचन डायरेक्टली नहीं करता क्योंकि लोकसभा का निर्वाचन करता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री का निर्वाचन आपका ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कवर करते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है ना, अपने पद पर कितने वर्षों के लिए रहते हैं? 6 वर्ष के लिए। कार्यकाल कितना होता है इनका? निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त जो आयुक्त होते हैं 6 साल। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 साल से ज्यादा की उम्र इनकी नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 से घटाकर 18 वर्ष जो चुन मताधिकार की आयु थी वो कब की गई, किस वर्ष की गई, किस संविधान संशोधन के तहत की गई? ये आपका चुनाव आयोग से फेवरेट क्वेश्चन बनता है। अब आपको याद रखना है 61वां तो संविधान संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु कितनी कर दी थी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। जिसे यदि अधिनियम की बात करें 1988 लगाना है आपको आंसर। यदि ये प्रभावी कब से हुआ? प्रभावी की डेट भी याद रखनी है आपको। 28 मार्च 1989 से आपको प्रभावी हुआ था अधिनियम। इतना आपको पता होना जरूरी है। कौन सी लोकसभा थी उस टाइम? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 को किया गया, जो कि 90 नंबर की आपकी लोकसभा चुनाव थे। कौन से थे जी? आपके 9th नंबर के। देखो ये क्वेश्चन बहुत एक्सेप्टेड है। क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है जी। निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? क्वेश्चन ये भी 3-4 बार रिपीट हुआ है। प्रथम बार 16 अक्टूबर 1989 को जी। दूसरी बार 1 अक्टूबर 1993 को। एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट बनता है कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है? वोटर्स डे को कब मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ हुआ था ये आपका? ये आपका 2011 से आपका ये प्रारंभ हुआ था। यदि हम बात करते हैं जो आपके चुनाव आयोग से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, उनको थोड़ा कवर करते हैं। आपका चुनाव आयोग किस आर्टिकल से स्टार्ट हो जाता है? आपका आर्टिकल नंबर 324 से स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि चुनाव संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस आर्टिकल के तहत होती है? ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा होता है? 3
आर्टिकल नंबर कौन सा है जी? 329 के अंतर्गत होती है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए? पहले आम चुनाव कब हुए, क्वेश्चन ये बनता है। और कौन सी आपकी पार्टी थी जिसे सर्वाधिक वोट मिले, मतलब जो विजयी आपकी पार्टी हुई? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 जो आपके 52 थे। पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। निर्वाचन कितने थे जी इसमें? 489 सीटों के लिए आपका हुआ था 1952 में। कांग्रेस को 364 के समथिंग आपको सीटें प्राप्त हुई थी। अभी लास्ट में जो फिलहाल हमारे 17वें नंबर के लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में कौन से नंबर की लोकसभा है आपकी? 2014 से लेके 19 तक तो थी 16वीं। अब वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं चल रही है आपकी। कब से कब तक की है? ये आपकी 2014 से 19 तक तो थी आपकी कौन सी? 16वीं। अब वर्तमान में 24 तक कौन सी है आपकी? 17वीं। अब क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि 2024 से लेकर 2029 तक जो आने वाली लोकसभा चुनाव है कौन से नंबर की आपकी लोकसभा होगी? वो आपकी 18वें नंबर की लोकसभा के चुनाव होंगे। इतना आपको ऐसे ही क्वेश्चनों की कंप्लीट डिटेल के साथ तैयारी करनी होगी, आपकी बड़ी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 2। भारत में सुरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक कौन है? इसका क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन होता है जी आपके? ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब राष्ट्रपति जी की बात आई है, किस भाग में आपके राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है? भाग नंबर है आपका 5। भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से राष्ट्रपति के अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं। एक लाइन में आपको याद कराई हुई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो का, एक बार जाके देखना। आप संविधान की सभी शॉर्ट वीडियो कंप्लीट कर लेना। एक आपका जो छोटी सी वीडियो है 4 से 5 से 6 मिनट की, उसमें आपके संविधान के पूरे भाग 3 लाइन में कवर कराए हुए हैं। अनुसूची का जो 1 लाइन में कंप्लीट अनुसूची कराई हुई है, एक बार जाके आप देखना। टोटल अनुसूची कितनी है हमारे संविधान में? 12। एक लाइन में याद हो जाएगी आपके, वो देख लेना एक बार। राष्ट्रपति जी को मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 में क्या होता है? राष्ट्रपति होगा भारत का, ही लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 53 जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना आपको ऐसे ही याद करना है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का प्रमुख आर्टिकल नंबर 53 में होता है। 53 के बाद आता है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में? 54 में है जी। 54 के बाद आर्टिकल नंबर आता है 55, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त से बनता है आपका रीति तरीका प्रक्रिया, मतलब 55 में होगा। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 56। याद करने का तरीका हमारा वही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद बोले तो आपका पदावधि 56 में है। इसके बाद आर्टिकल आता है 57, लाइन हमारी वही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर बोलते हैं पुनर्निर्वाचन। दोबारा भी चुनाव होता है, दोबारा भी एक मतलब अगली योजना में भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। किस आर्टिकल में ये बात? 57 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 बोले तो अहर्यता है, 8 शर्त बोले तो शर्त, 8 शर्तों में शपथ पर भी है। महाभियोग आपका 61 में आ जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति का क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी को प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 72। एक क्वेश्चन आपका आता है कि आर्टिकल नंबर जो आपके संयुक्त अधिवेशन की आहूत करते हैं, कौन करते हैं? दोनों अधिवेशन कौन, मतलब संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? आपके राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 108 के तहत। जबकि दोनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगी? वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, वो की न कि राष्ट्रपति जी। एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने की शक्ति, परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो किसके तहत है? वो आपकी 143 आर्टिकल नंबर के तहत है। आपका एक क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति जी का अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति जी के कौन सा आर्टिकल के तहत प्राप्त है? ये आपकी 1, 2, 3 के प्राप्त है। क्लास देखो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है आपकी, लेकिन इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जिस बच्चे की जीके व जीएस थोड़ी भी सही सी है उसे क्लास बहुत बेहतरीन लगेगी। वो कंप्लीट क्लास देखता हुआ चलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेड क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि हिमालय आपने आज तक भी नहीं पढ़ा होगा ना, कंप्लीट हिमालय देखो मैं ट्रिक से आपके माइंड में सेट कैसे करता हूँ। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सिर्फ आपको मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है, और जैसे जैसे मैं कवर कराता हूँ वैसे वैसे कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा हिमालय का भाग नहीं है? कौन सा? शिवालिक हिमालय, पंजाब हिमालय, अरावली हिमालय, केदारनाथ हिमालय। अब मैं बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूँ हिमालय को, फिर देखना आपके माइंड में सेट कैसे होता है। इमेज बैठा के मैं सेट करके कैसे चलता हूँ, आंसर बाद में चेक करेंगे इसका। अब मैं आपको बता देता हूँ, हिमालय को दो प्रकार से हिमालय का अध्ययन किया जाता है। किया तो वैसे 3 प्रकार से जाता है, लेकिन जो मेन होते हैं एग्जाम में, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका होता है आयु के आधार पर हिमालय, एक होता है आपका नदियों के आधार पर।
पहले हम आयु के आधार पर मैं आपको कवर कराऊंगा, इसके बाद नदियों के आधार पर मैं कवर कराऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वन लाइनर यहीं से बनेगा, चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, हेड कांस्टेबल का पेपर हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी एसआई का हो, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सुपर टेट, यूपी टेट, एक्स वाई जेड, कोई सा भी आपका पेपर हो, हिमालय का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जानेगा। देखिएगा, आयु के आधार पर 3 प्रकार का होता है, वर्त हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी बोला जाता है इसे, एक होता है आपका शिवालिक हिमालय। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं वो साथ के साथ वो कवर कराते हुए मैं चलूंगा। आयु के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दूसरी साइड आपका नदियों के आधार पर है, पहला लेकर चलूंगा दोनों टॉपिक में आपको, क्योंकि फिर अलग अलग समझाऊंगा प्रॉब्लम होगी आपको। नदियों के आधार पर कितने प्रकार के हैं? नदियों के आधार पर आपका हिमालय 4 प्रकार के, वो उसे कैसे याद करोगे? सबसे पहले पंजाब हिमालय होता है, ठीक है जी। पंजाब हिमालय के बाद इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। कुमायूं हिमालय अभी दिखा देता हूँ, ये लो। आयु के आधार पर 3 प्रकार का माइंड में सेट कीजिए, वर्ध हिमालय मतलब महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर कितने प्रकार का होता है आपका? नदियों के आधार पर होते हैं 4 प्रकार का। नंबर 1 पंजाब हिमालय, नंबर 2 कुमायूं हिमालय, नंबर 3 नेपाल हिमालय, और नंबर 4 आपका कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इसको मैं हम थोड़ा स्लाइड को 4-5 मिनट बाद कवर करेंगे। पहले मैं आपको आयु के आधार वाले क्वेश्चन एक्सेप्टेड कवर करा दूं और इनकी उत्तर से दक्षिण विन्यास कंप्लीट माइंड में सेट कर दूं। देखना, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलावीर, शिवालिक, ये याद कैसे करेंगे? अब आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, देखो, के एल जे पी डी एस, के एल जे पी डी एस, के एल जे पी डी एस। और जो आपकी स्टार्टिंग वाली 3 जो स्टार्टिंग की 3 होती है आपकी, ये तो आती है महान हिमालय के अंतर्गत। तो आपकी बीच वाली 2 होती है जो है पर्वत श्रेणियां, ये आती है लघु हिमालय के अंतर्गत। और जो आपकी तीसरी रेंज है ये आपकी आती है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। क्वेश्चन लगातार ये पूछा जाता है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? स्टार्टिंग की 3 महान हिमालय, मिडिल की 2 लघु हिमालय, और अंतिम वो शिवालिक हिमालय। चलो मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका महान हिमालय है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जो आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, वो इसी का हिस्सा है। देखो हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई से क्वेश्चन मुश्किल ही बनेगा, डायरेक्ट याद रखना क्योंकि टाइम वेस्ट हमें करना नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर भी मिलता है, 8850 मीटर भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है जी। ऊंचाई पता चली कितनी है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी की? 8850 मीटर। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमालय को। नेक्स्ट, आयु के आधार पर आपको क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं पर्वत श्रेणी की। जो आपका नदियों के आधार पर पहला कौन सा परिभाषित किया गया? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय देखना, पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटी आती है आपकी? काराकोरम, अभी मैं आपको याद करा था, के एल जे पी डी एस। स्टार्टिंग की 3 कौन से के अंतर्गत आती है आपकी? पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आती है स्टार्टिंग की 3 पर्वत चोटियां। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी को ना एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? ये आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की जो सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी होती है वो कौन सी? आपकी K2 गॉडविन आइंस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8866 मीटर। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था? करसनगिरी इसे पहले कहा जाता था। जो आपका इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलावीर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये है देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। कौन सी खेती होती है? जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से केसर को प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? जाफरान के फूल से प्राप्त किया जाता है। अब नदियों के आधार पर भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिएगा, सबसे पहले जो आपकी नदी जा रही है ये होती है सिंधु नदी। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? पहले वाला है जो हमारा पंजाब हिमालय। दोबारा मेरी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि नदियों से भी क्वेश्चन बनता है। पंजाब हिमालय अवस्थित कहाँ है आपका? पंजाब हिमालय के राइट साइड में कौन सी है जी? आपकी सिंधु नदी। लेफ्ट साइड में कौन सी है जी? आपकी ये आपकी सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय। अब बात करते हैं नंबर 2 की। सतलज तो अपने स्थान पर ही है। सतलज और काली नदी, ये देखिएगा, सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को नंबर 2 वाला क्या नाम दिया गया है? कुमायूं हिमालय। इसके बाद आपका काली नदी यहीं पर अवस्थित है।
काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? तीसरे नंबर का आपका नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और यहाँ पर कौन सी आती है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को क्या नाम दिया गया है? आपका असम हिमालय नाम दिया गया है। नदियों को भी आपको याद रखने, कौन कौन सी थी? सिंधु सतलज के बीच के हिमालय पंजाब, सतलज काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं, काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल, तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया है? असम हिमालय। अब ये क्वेश्चन देखो, थ्योरी है, थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप भी पढ़ लोगे। चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ एक बार। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है जी? आपकी माउंट एवरेस्ट, नेपाल वाले की। ठीक है जी। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका विस्तार सिक्किम और नेपाल में है। इसी हिमालय में क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से 3 बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में ये आता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको आंसर लगाना है, क्या लगाना है? माउंट एवरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिपीट करता हुआ चलूंगा क्योंकि देखो कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। नंबर 2 क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब आपको आंसर लगाना है K2 गॉडविन आइंस्टीन। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको आंसर लगाना है कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा, भारत में अवस्थित कंचनजंगा है। भारत की यदि अवस्थित ना बोलता है तो फिर K2 गॉडविन आइंस्टीन है, क्योंकि है तो हमारा ही वो कब्जे वाले क्षेत्र में ही तो है वो कुछ। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, ये मैं आपको सोल्व करा ही चुका हूँ। तीस्ता नदी, ये देखो ब्रह्मपुत्र असम हिमालय, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय आपका ये हो गया। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच के हिमालय को क्या कहा गया? हिमालय। अब बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है, जैसे गंगा नदी का क्वेश्चन आपका बनता है। गंगा नदी कितने कितने राज्यों से होकर जाती है? आपकी गंगा नदी 4-5 राज्यों से होकर बहती है। ऐसे ही आपका हिमालय क्वेश्चन बनता है कि हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में है? देखिएगा, आप यहीं से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको मैप पे एक्सप्लेन करता हुआ सिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले देखिएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर काउंट कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कौन कौन से काउंट कर लीजिएगा। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 हिमाचल प्रदेश, नंबर 4 उत्तराखंड, नंबर 5 आपका सिक्किम, नंबर 6 आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 7 आपका असम, नंबर 8 आपका नागालैंड, नंबर 9 आपका मणिपुर, नंबर 10 आपका मेघालय। टोटल 10 है। आपको ऑप्शन में पूछ लेगा कि हिमालय का विस्तार निम्न में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई विस्तार नहीं है, सिर्फ मैदानी क्षेत्र ही आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। आपका पेपर कोई सा भी हो, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। यदि ज्यादा डिटेल लग रही हो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, लेकिन बस हैवी डाल लीजिएगा। पर डे 2 साइड में डालने की कोशिश करूंगा जीके की। जो इसके आपके मैथ और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर है ना, ये 2000 से लेकर 2010 तक के, 2020 तक के, पहले मैं सभी की जीके और जीएस कवर करा लूं। क्योंकि बच्चों में एक बात बताना चाहता हूँ, इतने आप समझित आप में भी है, ये आपका 2000, 2002, 2005 उस टाइम है ना, मैथ और रीजनिंग का जो आपका लेवल था ना, बहुत ज्यादा डाउन होता था। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते थे। इतने तो जोड़ घटा गुना भाग वाले तो आपसे सभी से आते हैं। जब मुझे दिखाई देगा कि हाँ थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, लगभग 2008 और 2010 के बाद कुछ हद तक अच्छे क्वेश्चन आए हैं मैथ के, तब से मैं कंप्लीट पेपर सोल्व कराऊंगा। 2008-10 तक मैं आपका जीके ही जीके कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है जी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो आपका है ना सीएनजी का पूर्ण नाम वो क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। सीएनजी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? ये ईंधन होता है जिसका यूज है ना कहीं में किया जाता है, गैसोलीन, डीजल और एलपीजी के स्थान पर किया जाता है। सीएनजी गैस का दहन किया जाता है। इस स्थिति में वह ना गैसोलीन, डीजल और एलपीजी द्वारा की तुलना में ना कम हानिकारक आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन ये बनता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति जी होते हैं।
एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन मतलब ऐसी कौन सी सभा है जिसका जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य न होते हुए भी अध्यक्षता करता है। ये आपका राज्यसभा ही होती है, क्योंकि जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो सभा मतलब उसके सदस्य नहीं होते राज्यसभा के। इतना तो सभी को पता है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। भारत में आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा और आपकी संसद। बच्चों को डाउट होता है सर याद कैसे करें। सरलो, सरल बोल दो या सरलो बोल दो। से बनता है, पहला आती है आपकी संसद, एडजस्ट करो बच्चों, बस लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। संसद आती है, संसद किस नंबर आर्टिकल में 79। इसके बाद रे से बनता है आपका राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80। लो से बनता है आपका लोकसभा 81। बस यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं आपके। संसद किस अनुच्छेद में 79, राज्यसभा 80, लोकसभा आपका 81। क्वेश्चन यहां से ही आता है आपका, जो आपका राज्यसभा है ना अधिकतम सीटें कितनी डिनोट की गई है 250। कितनी होती है जी राज्यसभा में अधिकतम सीटें, सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान का भी तो पता होना चाहिए। 245 कितनी है जी 245 है। और आपकी 245 में इनमें से ना 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि आपका राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या किए जाते हैं जा सकते हैं। 12 होते हैं जी। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आपके, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव वाले को होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यसभा का जो सदस्य है बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए आपकी 30 साल, जबकि लोकसभा में कितनी थी 25 साल। ये आपका उच्च सदन होता है जी राज्यसभा। राज्यसभा कैसा सदन होता है, उच्च सदन होता है। क्यों होता है उच्च सदन, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा क्या है, लोकसभा आपका निम्न सदन है, क्योंकि उसे भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम सदन कौन सा है, प्रथम सदन भी आपका लोकसभा है, सॉरी राज्यसभा है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा निम्न सदन है या द्वितीय सदन इसको बोला जाता है। ज्यादा डिटेल कवर कराऊंगा, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कामायनी का लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। कौन है जी कामायनी के, जयशंकर प्रसाद। इनके है ना जी पत्रिकाओं के नाम, रट लो बस, माइंड में छाप लो, डायरेक्ट एक नंबर आपका पक्का होगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति में से एक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था 1936 में। इसका प्रकाशन कब हुआ था 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब बात करते हैं तुलसीदास की। तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद ना हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कौन सा है, कामायनी है जी। देखो क्वेश्चन यहां से क्या बना है आपका कि जो तुलसीदास की रामचरितमानस है ना वो तो सबसे पहले अनुपम महाकाव्य माना जाता है। दूसरा महाकाव्य कौन सा माना जाता है, यदि ये पूछ लिया जाए आपसे कि हिंदी साहित्य का दूसरा अनुपम महाकाव्य किसे माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे माना जाता है, कामायनी को माना जाता है। जो ये आपके जयशंकर प्रसाद थे ये छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य थे, छायावादी थे ये, ठीक है जी। कामायनी के नायक कौन थे, मनु और श्रद्धा। कामायनी के कौन कौन थे जी नायक, मनु और श्रद्धा। मनु और श्रद्धा है। जयशंकर प्रसाद की जो अन्य रचनाएं हैं जो डायरेक्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले पूछा जाता है झरना, एक आपकी आंसू, एक आपकी लहर, एक आपकी प्रेम पथिक। ये चार इंपोर्टेंट है तो वैसे काफी सारी, लेकिन झरना, आंसू, लहर और प्रेम पथिक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, गीतांजलि किसने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि किसने लिखी थी जी, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए ना ये तो बहुत, इन्होंने ही तो आपको रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। देखो फेमस तो पहले से ही थे, लेकिन लगातार बच्चों के माइंड में सेट, बच्चों को जो क्वेश्चन याद करना पड़ता है कौन सा। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविताओं का संग्रह है। 1913 में, ये डेट याद रखनी है आपको, 1913 में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए किया गया था, गीतांजलि के लिए ही किया गया था। यह रचना है ना मूलतः संस्करण किस भाषा में, इसका बंगला भाषा में था, जिसमें अधिकांश भक्ति प्रधान गीत थे। गीतांजलि शब्द का अर्थ क्या होता है, गीतों का उपहार। गीतांजलि शब्द का क्या अर्थ होता है, गीतों का उपहार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक कैसे कवि थे, कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, चित्रकार भी थे, बहुत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे जी, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी अन्य कृतियां पूछी जाती है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपकी चित्रागधा है, ठीक है जी, चित्रकला है, एक आपकी 4 अध्याय है, ठीक है, चोखरे बाली है, डाकघर है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, घेंगा किस चीज की कमी से होता है? घेंगा क्यों होता है? घेंगा होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा भी होगा, ठीक है जी। यह एक कैसी मतलब रोग है, कैसे प्रकार का है? क्वेश्चन देखिएगा कौन कौन से बनेंगे। जो घेंगा है ना, ये है ना स्थिर, जो थायराइड के आकार को बढ़ाती है ये, ठीक है जी। जिससे घेंगा को क्या, दूसरा नाम क्या है इसका? गोइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर का मुख्य कारण है थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करने में मदद करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता शरीर में क्यों होती है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करने के लिए, मदद करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता आपकी होती है। मनुष्य पर्याप्त आयोडीन नहीं होता है तो उसे थायराइड थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना पड़ता है, जिससे ग्रंथि बड़ी हो जाती है और घेंगा रोग आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, शरीर के लिए अवयव में विकार का संबंध मधुमेह से है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। कैसे जी? अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरेहिस की दीपिका के बीटा कोशिका होती है जी, वो बीटा कोशिका स्त्रावन करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? ये पूछा जाता है आपसे डायरेक्ट। इसकी खोज की थी, किसने की थी? फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स बैटन ने की थी, 1921 में की थी। इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? बच्चों सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि कोई एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता हूँ, उसमें डिटेल बताना स्टार्ट कर देता हूँ, तो फिर ये नहीं पता चलता कि जाना कहाँ है और रुकना कहाँ है। इस वजह से आपकी क्लास लंबी भी हो सकती है, आप कवर करते हुए चलना बस। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। जब नहीं गिरती फिर कहाँ गिरती है, ये भी तो पता होना चाहिए। समानता से याद रखना है, देखना, समानता। ये 4 नदियां उल्टी दिशा में प्रभावित होती है, किधर? पूर्व से पश्चिम। किधर? पूर्व से पश्चिम। स से बनता है आपका साबरमती, मां से बनता है आपका माही, न से बनता है आपका नर्मदा, ता से बनता है आपका ताप्ती। आपका बंगाल की खाड़ी किस साइड होती है? पूर्व साइड होती है। इधर क्या होता है? आपका अरब सागर होता है। ये तो कच्छ के रन में, वहां जहाँ कच्छ की खाड़ी है वहां पर जल गिराती है अपना। चलो, आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, मैक्सिमम 90% नदियां बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल मतलब गिरती है। कौन कौन सी है आपकी? महानदी, पेन्नार, गोदावरी, कृष्णा, सवर्णरेखा, कावेरी, ब्राह्मणी, वेगई। ये मैक्सिमम जो आपकी नदियां, ये आपका इधर ही जल गिराती है। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा, मांडवी और ताप्ती व सोम आपकी बंगाल उसमें अरब सागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर पूर्वी मानसून का लाभ अधिकतर होता है, किसे होता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी भी डिटेल बता दूं। ये भारत का नक्शा हुआ आपका, जैसे बनेगा थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये आपकी श्रीलंका हुई। क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है मानसून से क्या? मानसून ये है, ये हुआ देखो जी, इधर आपका पूर्व, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका उत्तर, इधर आपका दक्षिण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये तरीका ठीक है। चलो, इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सबसे पहले बरसात आती है, मानसून आता कहाँ पर है भारत में? केरल में आता है जी। कहाँ आता है? केरल में। केरल दिशा कौन सी पड़ती है? देखना, इधर, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण पश्चिम से तो एंट्री करता है ना। बात समझ में आई? क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि भारत में जो मानसून है वो प्रारंभ किस दिशा से होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व कौन, देख लो एक बार, मैं आपको समझा देता हूँ। इधर तो पूर्व लिखो, इधर पश्चिम, अपने आप देखो ना, रटने की आवश्यकता क्या है? इधर उत्तर, इधर दक्षिण। इस साइड से करते हैं, नीचे दक्षिण होता है, इधर होता है पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से तो एंट्री की, और वापसी आते हुए जब ये वापसी आया इधर, तो कौन सी डायरेक्शन हुई? इधर ये हुआ उत्तर, ये आपका उत्तर था, ये पूरा होता, देखना ये तो था उत्तर पूर्वी मानसून। और जब ये वापसी आएगा तो तमिलनाडु में तो आएगा। एंट्री करते हुए तमिलनाडु में थोड़ा चले जाएगा, एंट्री करते हुए तो केरल वाले हिस्से में आएगा, जबकि वापसी आते हुए कहाँ होगा? तमिलनाडु में आएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर पूर्वी मानसून का मैटर। एंट्री कौन सी दिशा से होती है? दक्षिण पश्चिम। वापसी सर्दियों के समय जब वापसी आता है तो तमिलनाडु में वर्षा ये आपका करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनता है कि सर्दियों में बरसात किस राज्य में होती है और कौन से मानसून के तहत होती है? सर्दियों में बरसात जो आपकी तमिलनाडु में होती है वो लौटते हुए मानसून के तहत होती है, जो कि आपका पूर्व से उत्तर पूर्व की साइड से वापसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये है अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर डी, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया?
ये आपका अल्फ्रेड नोबल ने किया। डायनामाइट का आविष्कार जो है ना, ये डायनामाइट है ना, नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। सबसे पहले पता होना चाहिए, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है जी। ठीक है जी। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल ने केमिकल की इसकी जानकारी किसी दी थी? इटालियन केमिस्ट जो था, नाम उसके उनका नाम था आस्कानियो सुब्रेरो से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और आपका नोबेल पुरस्कार भी इन्हीं की स्मृति में दिए जाते हैं। किसकी? अल्फ्रेड नोबेल की। आकाश किस लिए नीला दिखता है? क्वेश्चन नंबर 13 का, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन हो चुके हैं अब तो। ठीक है जी। आकाश क्यों दिखाई देता है नीला? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु के मोलिक्यूल जो होते हैं कि वायुमंडल का विकिरण के कारण होते हैं, विकिरण के कारण। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? किस प्रदेश में काफी समय से वाम संगठन की सरकार है? ये उस टाइम 2020 की बात, 2002 की बात है जी ये, अब थोड़ा होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल है तो अभी वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। इस समय केंद्र में किस संगठन की सरकार चल रही है? ये तो देखो जी उस टाइम का था, सिर्फ आंसर बताऊंगा इसका, ये तो बहुत ओल्ड हो चुका है, इसकी तो डिटेल से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी एनडीए। सच्चाई ये है, अब भी एनडीए की सरकार है। मजे की बात यह है 20 साल बाद भी एनडीए का ही कंप्लीट सरकार है, क्योंकि भाजपा वालों के जितने इनके संगठन होते हैं उनका नाम एनडीए तो है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाता है जी? तीन मूर्ति हाउस। क्या कहते हैं? तीन मूर्ति हाउस कहलाता है भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री का निवास, तीन मूर्ति हाउस है। तीन मूर्ति हाउस स्थित कहाँ आपका? ये दिल्ली में है। इसके वास्तुकार कौन थे? रॉबर्ट टोर रेसेल थे। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऊर्जा का कौन सा साधन पुनर्नवीन नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी। भाई हवा दोबारा स्टार्ट हो सके पवन ऊर्जा वाली, ठीक है, सौर ऊर्जा से दोबारा बैटरी चार्ज हो सके, बायोगैस में दोबारा स्टार्ट कर सके, लेकिन ये भी नहीं होने का। मशीन की कुशलता घटती है, क्वेश्चन नंबर 18 का कैसे घटती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण से। ऑप्शन नंबर बी घर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी ठोस को द्रव में डुबाया जाता है तो उसका भार कम होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संघ में कौन से तीन नए राज्य बने? ये तो उस टाइम की बात है। क्वेश्चन नंबर उस क्वेश्चन उस समय के अनुसार 26 का आपका बी था राइट आंसर। झारखंड, छत्तीसगढ़ व उत्तराखंड, लेकिन डेट इनकी अब भी पूछी जाती है। मजे की बात तो ये है, देखिएगा सबसे पहले छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन क्रम से क्या कब कब हुआ? छत्तीसगढ़ का मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन अब भी बन सकता है तो डेट। सबसे पहले देखिएगा आपका, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, वर्ष एक है, डेट अलग अलग है। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर, उत्तराखंड का कब? 9 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, महीना भी एक ही है आपका। झारखंड आपका 15 नवंबर। याद कैसे करोगे? 36 आदमी उतरे झरने में, 36 आदमी उतरे झरने में, ऐसे याद कर लेना। एक क्योंकि सीरीज से लगवा लेगा। सपोज करो डेट दे दी, कौन कौन से राज्यों के 4 नाम दे सकते हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आपका तेलंगाना। डेट अलग अलग दे देगा कि सीरीज में लगाइएगा, तब प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर है आपका, उत्तराखंड 9 नवंबर है, झारखंड आपका 15 नवंबर है। क्लास यदि अच्छी लग रही है वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूँ, डिटेल बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ, मजा आ रहा होगा आपको क्लास करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल से। अब यहाँ से ट्रॉफियों से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब मैं थोड़ा फुटबॉल वाली ट्रॉफियों के नाम बता देता हूँ एक आपसे। एक तो डूरंड कप होता है, एक रोवर्स कप होता है, एक वीसी रोज ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से संबंधित है, सुब्रतो मुखर्जी कप भी फुटबॉल से, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी आपकी फुटबॉल से। अब बात करते हैं हॉकी का भी क्वेश्चन बनता है। हॉकी से कौन कौन से संबंधित है? आगा खा कप, रंगास्वामी कप, आपका जोहर कप, ये आपका किससे है संबंधित है? ये आपका हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्रिकेट के अगले एक दिवसीय विश्व कप अंतरराष्ट्रीय खेल, ये तो उस टाइम का बहुत पुराना हो चुका, फिलहाल वर्तमान में भारत में चल रही है, इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर इसका उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या था? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ हो रहा है जी? भारत में होगा, ये चल रहे हैं फिलहाल।
आज भी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है भारत का मैच। टॉस हो लिया होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23। वेस्ट इंडीज में हुए आखिरी टेस्ट में, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है लेकिन आंसर बताऊंगा इसका मैं आपको। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8,000 रन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 24। किस देश में टेनिस की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं कठोर कठोर कोर्टों पर होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूएसए। कितने ओपन ओपन स्लैम होते हैं बच्चों? ये 4 होते हैं। कौन कौन से आपके? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विलम्बडन और यूएसए। देखना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विलम्बडन और क्या होता है? यूएसए। ठीक है जी, यूएसए नहीं, नाम क्या है उसका? कुछ ऐसा ही नाम है, देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन ओपन और फिर आपका एक और है। चलो कोई बात। क्वेश्चन नंबर 25। इस समय मणिपुर का राज्यपाल कौन है? उसी टाइम के अकॉर्डिंग राइट आंसर था इसका वेद मारवाह। क्या था जी? वेद मारवाह। अब की बात करते हैं 2020 के अनुसार राज्यपाल कौन है जी इसके? नजमा हेपतुल्ला है फिलहाल वर्तमान में 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। असम में इस समय किस राजनीतिक दल का शासन है? उस टाइम की बात थी। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर था उस टाइम कांग्रेस का था, लेकिन अब किसका है असम में? असम में अब बीजेपी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री का नाम जिस स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेट डायरेक्ट पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है जी, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये है आपका पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। डेट, स्थापना डेट 16 नवंबर, पूरी याद रखनी है, 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, डाउट नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट को। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसका स्थायी जो मुख्यालय है फ्रांस के कहां पर है? पेरिस। पेरिस यदि ऑप्शन में नहीं आता है तो आपका फ्रांस मिलेगा ऑप्शन में 100%। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा संबंधित संस्कृति और विचार के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना होता है इसका कार्य। क्वेश्चन नंबर 28। कुछ दिन पहले एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसका नाम है, 2020 के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर था पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर उस टाइम के अकॉर्डिंग था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29। भारत में एक हवाई अड्डे का नाम अब है वीर सावंकर हवाई अड्डा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर है जी। ये किसका है जी? पोर्ट ब्लेयर। क्या होता है वीर सावंकर ने यहाँ पर सेलुलर जेल में ना 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक का समय कारावास में बिताया था। यह एक नागरिक हवाई पट्टी है, इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 36वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? कितना पुराना क्वेश्चन है जी ये, क्योंकि 2002 की बात है, 20 साल तो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अकॉर्डिंग उस टाइम आंसर था इंदिरा गोस्वामी आपका था उस टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इस वर्ष लगान ने फिल्म फेयर पुरस्कार किस लिए जीता? उस टाइम लगान मूवी रिलीज हुई थी आपकी। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वश्रेष्ठ कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। गति का वही संबंध है नृत्य से जो ध्वनि का, ऐसी क्वेश्चन थे उसमें रीजनिंग के ऐसे आते थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का वही संबंध है, क्या था जी आपका? गति का वही संबंध है नृत्य से जो ध्वनि का आपका किससे है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, गति का राइट आंसर हो जाएगा संगीत ही तो होगा। क्या हो जाएगा जी आपका? संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस नदी का स्रोत अमरकंटक की पहाड़ियों में है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी का है जी। किसका है? नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी उद्गम स्थान का है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर है। अमरकंटक नर्मदा कुंड से होता है इसका जी, बरंस घाटी से होती बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सरसों नहीं है जी।
सरसों नहीं है। सरसों खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल जो होती है मानसून के आगमन के समय जून जुलाई के में तो ये बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे याद कैसे करोगे? खरीफ को याद करो खराब, खरीफ को याद करो खराब मौसम से। खराब मौसम कौन सा होता है? बरसात का। बरसात के मौसम वाली फसलें होती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली कौन कौन सी होती है? मोटे अनाज को खरीफ की फसल कहा जाता है। एक साधारण भाषा में याद रखो, मोटे अनाज। मोटा अनाज क्या क्या हो रही है आपका? मोटे अनाज में आपका मक्का आएगी, बाजरा आएगी, अरहर आएगी, मूंग, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, मोटी मोटी। जबकि जो रबी की होती है फसल वो कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोई जाती है, मार्च व अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं आपके? गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों प्रमुख रबी की फसलें आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35। अकबर का मकबरा कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 35 का मकबरा। मकबरा तो देखो मैं आपको साथ के साथ याद कराऊंगा, सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं सभी में रिपीट कराऊंगा। अकबर का मकबरा है आपका सिकंदरा में। अब याद करते हैं कैसे। अब देखिएगा, अकबर सिकंदर जैसा महान था। अकबर किसके जैसा महान था बच्चों? सिकंदर जैसा महान था। इसका मतलब अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर का मकबरा कहां पर है? बाबर बहुत प्रतापी था, उसे काबू करना ना मुश्किल था। ऐसे याद करना है आपको, बाबर को काबू करना क्या था? मुश्किल था। इसका मतलब क्या हुआ? आपका बाबर का मकबरा कहाँ है? काबू से बनता है आपका काबुल। एक क्वेश्चन आता है आपका हुमायूं का मकबरा। हुमायूं में माँ है, माँ का दिल बहुत अच्छा है, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। इसका मतलब हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली में है। एक क्वेश्चन आपका आता है शाहजहां का मकबरा। शाहजहां, शाहजहां ये जहां भी गिरा था ना, शाहजहां का कहाँ है? ये आपका आगरा में ही है, तो सभी को पता है। ठीक है, मैडम के पास ही है अपनी वहां से ताजमहल में, ताजमहल आगरा में। अब एक क्वेश्चन आता है आपका जहांगीर का मकबरा। गिरने से कीवर्ड से उठाएंगे इसको हम क्वेश्चन को। जहांगीर का मकबरा, ये जहां भी गिरता था ना बच्चों इसके लहू निकल जाता था। लहू का मतलब क्या बनता है आपका? लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? लाहौर में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? जेब में क्या रखता था औरंगजेब? दौलत रखता था। इसका मतलब औरंगजेब का मकबरा कहाँ है आपका? दौलताबाद में है। इतना आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से कंप्लीट डिटेल करनी है कवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। गोवा पुर्तगालियों के अधिकार से कब मुक्त हुआ? अधिकतर नहीं है ये, अधिकार से कब मुक्त हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1961। बार बार पूछा जाता है। अब ये देखो 1961 में आजाद हुआ था भारत कंप्लीट, यदि पूरी बात करें तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों के अधिकार से मुक्त हो गया था। और 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेवा द्वारा ऑपरेशन विजय चला गया था। इसका ऑपरेशन का नाम पूछा जाता है। ऑपरेशन कौन सा था जी? विजय। ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन विजय, विजय था, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा को उससे आजाद करा लिया था। और गोवा को ना 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। और कौन से नंबर का था? 25। अब एक नंबर यदि आप पक्का करना चाहते हो तो जो 20 और 22 के बाद के राज्य है ना, ये 6, 7, 8, इनकी डेट पता रहनी चाहिए। डायरेक्ट पूछी जाएगी इस बार आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ था, कब हुआ था? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खा पैलेस में। कहाँ हुआ था? आगा खा पैलेस में। कब? 22 मार्च 1944 को आगा खा पैलेस में। यह है कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38। भारत में वर्ष में 12 महीने ऋतुओं में 6 चक्रों में विभाजित माने जाते हैं। मोटे तौर पर कौन सा चक्र ऋतुराज कहलाता है? ऋतुओं का राज मतलब ऋतुओं का राजा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य फरवरी से मध्य अप्रैल तक। मध्य फरवरी से आपको मध्य अप्रैल तक नोरस होती है ना बच्चों उस टाइम। आपकी क्लास यहीं तक समाप्त होती है आज की। 38 क्वेश्चन इसमें थे आपके। इसके अलावा आपके मैथ और रीजनिंग के थोड़ा हल्के लेवल के क्वेश्चन थे, वो आपके मैं कवर नहीं कराई। अभी 4-5 दिन में मेरा हाथ ठीक हो जाएगा, फिर प्रॉपर रूप से मैं आपकी क्लास लूंगा। मेरी कोशिश अब यही रहेगी एक्स्ट्रा फैक्ट और कंप्लीट डिटेल और ट्रिक वाली आपको पर डे 2 पेपर सोल्व कराऊं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अपने अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी देखो आपकी है, तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू।